सर, जो अभी कांग्रेस जो इस मुद्दे पे आज तक चुप थी और अचानक से वो रिया चक्रवर्ती को आकर सपोर्ट करते हैं और अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण है इसीलिए फंसाया जा रहा है। ब्राह्मण किसको बता रहे हो अधीर रंजन चौधरी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इन एंगलों को ले करके जो आ रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज़ है वे है रियल कल्प्रिट्स को बचाना। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि कंगना का जो इशू है वो इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन इस ड्रग का जो मामला है वो कंगना का इशू भी उस ड्रग के मामले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ समझ लीजिए आप। सारे चैनल्स में जो फिलहाल चल रहा है ना, अब जी न्यूज़ वालों ने भी अनसीन वीडियो दिखाई सुशांत सिंह राजपूत के, और ये दिखाते हुए सुधीर चौधरी जी ने ये बोला है कि हमें ये दिखाना नहीं चाहते लेकिन हमें दिखाना पड़ रहा है। यानी उन्होंने एक तरीके से अपनी मजबूरी जताई है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जी स्टूडियो के नाम से उनका बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, वो फिल्म निर्माण की कंपनी है, और जी म्यूजिक नाम की कंपनी भी है। तो उनको भी बॉलीवुड में बहुत सारा काम है जी वालों को, तो उन लोगों पे भी एक प्रेशर डाला गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सारे बयानात आ रहे हैं ना, आपको पता है इन सब के पीछे कौन है? बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी पीआर एजेंसी है उसका नाम है स्पाइस पीआर, और स्पाइस पीआर के जो सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो है प्रभात चौधरी। वो बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, और उनके जो काम को लेकर के आईआईएम बेंगलोर के अंदर केस स्टडी भी है। तो प्रभात चौधरी ही वो शख्स है जिसने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जो पंच लाइन है ना, उसके खुद के दिमाग की उपज है। ये डायलॉग इस फिल्म के अंदर कहीं भी नहीं है। ये डायलॉग फेमस करवाने का जो काम है ना, ये प्रभात चौधरी का काम है। प्रभात चौधरी के क्लाइंट पता कौन कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, सारा अली खान, ऋतिक रोशन, और ये जो बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं बॉलीवुड के अंदर, वो सारे प्रभात चौधरी के पर्सनल क्लाइंट हैं। लगभग 50% जो बॉलीवुड है ना, वो अकेले प्रभात चौधरी का क्लाइंट है। और प्रभात चौधरी ने मी टू का जब मामला आया था ना शेरन जी, तो उस वक्त इन सारे स्टारों को ये बोला था कि भाई आप चुप नहीं बैठना, रिस्पॉन्ड जरूर करना है। और पता वो इतनी चालाकी से चीज़ों को करते हैं, जब भी कभी कोई स्टार किसी इवेंट में जाता है तो उसके सामने कम से कम 10 कैमरे लगे होते हैं। तो 10 कैमरे जब लगे होते हैं तो उनको पहले ही बताया जाता है कि जवाब उसी को देना है जो वो डिसाइड करते हैं, और वो 10 कैमरों में से एक सिंगल उसी आदमी को जवाब देते हैं जो पहले डिसाइड करते हैं। अगर वो आप ही की तरह 1-to-1 इंटरव्यू लेंगे शेरन जी, तो इससे क्या है, उनकी चाल समझ में आ जाएगी। लेकिन वो सारा गेम क्या है? सारा गेम ये है कि वो उसे 1-to-1 ना करके वो क्या करते हैं, उसे एक पब्लिक इवेंट का खेल बनाते हैं। दूसरा विषय मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि ये जो सारा गेम चलता, आप मैं बताऊं, वरुण धवन ने जो है कहा कि CBI for SSR, ये उन्होंने सलाह लेकर के ना, क्योंकि उसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी नेटफ्लिक्स पे, ये उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि पब्लिक उसका विरोध ना करे। और आपको बता दूं, ये लोग पैसे दे करके बयान दिलवाते हैं। अभी हिना खान ने जो है रिया चक्रवर्ती के लिए जो बयान दिया है, आप क्या समझ रही हो फ्री में दिया है? वो फ्री में नहीं है, ये प्लानिंग के तहत होता है। और आज आपको एक विशेष बात बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, पारुल घोषण करके भी एक PR देखती हैं, वो भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों के PR देखती हैं, और आपको बता दूं उन्होंने भी बड़े बड़े खेल रचाए हुए हैं। तो ये जो सारा गेम वहाँ पे है, अब मेन मोटिव ये है कि ड्रग्स का जो 25 बॉलीवुड स्टारों के नाम है, लेकिन आप अपने विजडम से मुझे बताइए, सिर्फ 25 ही हैं क्या? 25 नहीं है सिर्फ। रिया चक्रवर्ती ने तो ये एडमिट किया है NCB को कि 80% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, तो सिर्फ मुझे क्यों फंसा रहे हैं? और कंगना ने कहा था 99% ड्रग्स लेता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ड्रग्स के सारे रैकेट इंटरनेशनल रैकेट हैं, वो नेशनल रैकेट नहीं है, और उनकी जो पहुंच है अलग अलग सरकारों तक है। और क्राइम का जो बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब में जो ड्रग्स आता हुआ था कनाडा से, क्योंकि कैनाबिस नाम का एक पेड़ होता है जिससे कि marijuana बनती है, और वो जो है वो लीगल है कनाडा के अंदर, वहाँ की सरकार ने उसे लीगल कर दिया है। और ये किसके दबाव में किया है ये तो बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है ना, US के अंदर जो ड्रग्स चलता है, वो सारा का सारा लगभग 90% ड्रग्स वो मैक्सिको से आता है। मैक्सिको की ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इकोनॉमी ड्रग्स पे डिपेंड करती है। कमाल की बात देखिए, कोलंबिया, मैक्सिको, ऐसी कंट्री, लैटिन अमेरिका जो है ना, उसके जो कंट्री हैं ज़्यादातर वो ड्रग्स पे चलते हैं, वहाँ पे वो पौधे बो जाते हैं ड्रग्स वाले। और एक जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो कोकीन, हेरोइन और ये गांजा वगैरह, इनकी खेती बहुत ज़्यादा होती है, और वो वहाँ से ड्रग्स पेडलिंग होती है, और वो दुबई के रास्ते इंडिया में आता है। आपको पता है जो बेंगलोर में ड्रग्स पकड़ा गया था, ये कहाँ से आया था? ये आया था ब्रुसेल्स से। और आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए शेरन जी, ये सारे के सारे चल रहे। कंगना ने एक बात बताई थी कि जो बड़े बड़े स्टारों की पत्नियां हैं ना, वो भी ड्रग्स की पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी। देखो, एक सॉन्ग था सलमान खान की फिल्म के अंदर कि दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वाली हो, तो भैया वो बड़े बड़े स्टारों की घरवाली हो,
तो भैया मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो ये सारा जो गेम करती हैं, अब एनसीबी के सामने जो नाम आए हैं अगले 10 दिन के अंदर देखना वो इंटेरोगेशन करेगी एनसीबी इन सब लोगों से। अब ये सारा जो खेल है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और ये चैनल है ना ये चाहते हैं कि ये सारा ध्यान कंगना और शिवसेना की कंट्रोवर्सी में लग जाए, क्योंकि शिवसेना को फिनिश करने की तो सुपारी ली हुई है एनसीपी और उसने कांग्रेस पार्टी ने। ये एनसीपी और कांग्रेस ने क्या किया कि विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेके आए कंगना के खिलाफ, लेकिन अब जब उसका बुलडोजर चला दिया तो जो है चुपके से उस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये उनकी प्लानिंग है कि इसको फिनिश करो शिवसेना को, और ताकि जो है एनसीपी और कांग्रेस मिल करके सरकार बनाएं और शिवसेना को किनारे कर दें। तो वो तो उनके गेम में फंस चुकी है, लेकिन शिवसेना निर्दोष नहीं है, मैं उससे कोई वो नहीं कह रहा हूँ। और जो संजय राउत साहब हैं और जो आदित्य ठाकरे ने तो LLB कर रखी है, उसे तो लॉ की जानकारी है। जहाँ तक ये जो संजय राउत हैं, और जो आपको बता दूँ कि एनसीपी का जो सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो किसके पास में है इस सरकार के अंदर? एनसीपी के पास में। एनसीपी का जो अनिल देशमुख है वो इस समय मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। लेकिन पता है फर्स्ट टाइम मिनिस्टर किस सरकार में बना था? 95 में शिवसेना भाजपा की सरकार में फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बना था, जो आज होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है, कई चीज़ें हमने आपके सामने ब्रेक करी हैं। मैं आपके सामने मीटू वाली बात बता रहा था अभी पता मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके आधार पे पता मीडिया में कई चीज़ें तो ऐसी आई नहीं हैं जो मैं आपके सामने बताया करता हूँ कई बार। अब ये संदीप सिंह में मॉरिशस के अंदर यौन शोषण का आरोप लगा था। शेरन जी आप पूरा यूट्यूब खोल लीजिए, अगर कहीं किसी ने भी, उसके कई इंटरव्यू हैं, किसी ने भी ये बात उससे पूछी हो तो। लेकिन आपको बता दूं ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट लेकर के आया हूँ मैं संदीप सिंह के बारे में। फिल्म सरबजीत के प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज। संदीप मॉरिशस में एक नई फिल्म के लिए लोकेशन देखने गए थे, ऐसे में संदीप ऐसा इसमें लिख रखा। मैं न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहता पूरी। ये न्यूज़ कब की है? 6 अप्रैल 2018 की जी न्यूज़ की न्यूज़ है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने बताया था इसको डिटेन किया था। इसे डिटेन का मतलब ये है कि इस पर केस दर्ज नहीं हुआ था। अब मॉरिशस की जो पुलिस है उसने इसे लेटर लिख के दिया है कि मॉरिशस में संदीप सिंह पे कोई केस नहीं है। ये लेटर की कॉपी भी मेरे पास में है शेरन जी। और आपको मैं बता दूं, आप देखिए ना अर्नब की जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, अर्नब की डिबेट्स को छोड़ के भाग जाते हैं लोग डर के मारे, क्योंकि अर्नब की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो पढ़ करके नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस सवाल करता वहीं पे। दूसरा मसला ये है कि अर्नब का मैंने आपको अगर जानकारी दी है तो अर्नब की बात से मुझे याद आ गया। अर्नब को मैंने आपको बताया था ना, अर्नब के चैनल के बाहर जो है पुलिस वाले खड़े, ये मैंने ये बात बताई थी ना। अब कर लिए ना उसके रिपोर्टर अरेस्ट? बताइए, रिपोर्टर अरेस्ट कर लिए ना? ये जानकारी मैंने पहले दे दी थी आपको कि वहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अर्नब गोस्वामी के कॉल टेप किए जा रहे हैं, और जो विकास शर्मा आता है भारत की बात रिपब्लिक टीवी पे लेके आता, उसके कॉल टेप किए जा रहे हैं, आपको बता दूँ। और इनके जो रिपोर्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया। आप क्या समझ रहे हैं उन पर पूरी नज़र है? रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर पे नज़र है, रिपब्लिक चैनल के ऑफिस पे नज़र है, और वो तो यहाँ तक देख रहे हैं, वो तो ये खोज रहे हैं कहीं से कोई केस निकालें अर्नब गोस्वामी का हम, और उसको हम फंसा दें किसी केस के अंदर। जैसे कंगना का केस निकाल रहे थे कि भैया कंगना ने तब ड्रग्स लिया था तब लिया था। अरे भैया कोई भी जब कोर्ट में आप जाते हो ना, एविडेंस देना पड़ता है, टेस्ट करवा के दो ना एविडेंस। अब 10 साल बाद तुम्हें एविडेंस मिलेगा क्या? बताइए आप मुझे। जिनका आपने एविडेंस लेना चाहिए मुंबई के अंदर, आप करवाइए टेस्ट लोगों के। अरे उस ब्लड टेस्ट को छोड़िए, मैंने तो हेयर ड्रग टेस्ट की बात की थी ना। 90 दिन बाद भी हेयर ड्रग टेस्ट ये बता देता है कि 90 दिन पहले भी अगर आपने ड्रग्स लिया ना तो उसे बता देता हूँ। ड्रग्स के नाम भी मैंने आपको गिनवाए थे, फिर गिनवा देता हूँ आपको। मेटाफीन है, कोकेन है, मरीजुआना है, इनके PCB भी है। इनके आप हेयर ड्रग टेस्ट कर लीजिए, 90 दिन बाद भी आपको बता देंगे कि आपको जो है उसके अंदर आपने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था। लेकिन ब्लड टेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, 10 से 15 दिन के बीच में ही वो बता पाता है। यानी कि 10 दिन पहले आपने ड्रग्स लिया है, 15 दिन पहले लिया तो ही बता पाएगा। लेकिन कि इसमें एनसीबी ने जो रिया चक्रवर्ती से स्टेटमेंट ली है, अब रिया चक्रवर्ती ने मैजिस्ट्रेट को जाके बोल दिया, दबाव में मेरे से बुलवा रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती को पता नहीं है एक पल की वीडियो रिकॉर्डिंग एनसीबी ने करी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीधे होम मिनिस्टर भारत सरकार को रिपोर्ट करता है। सारी की सारी जानकारी भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री को है, और होम मिनिस्ट्री इसमें इतनी मॉनिटरिंग कर रही है कि होम मिनिस्ट्री को इंटरनल, मेरे सोर्सेज से जानकारी बता रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री को ये सूचना मिली कि कंगना की जो है ना जान पे खतरा है, इसलिए उन्होंने उसको Y+ सिक्योरिटी दी, उसको थ्रेट है उसकी लाइफ को। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी होम मिनिस्ट्री को, भाई ऐसा है, तो उसके आधार पर उसे सुरक्षा दी। और जो रिया चक्रवर्ती है ये, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे, आपने कभी सोचा? आप पता कीजिए, एक्सपर्ट लोगों से जाकर के बात करके देखिए इसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो रीज़न ये, या तो उसकी इतनी तगड़ी बैकिंग है, उसके पीछे इतने तगड़े सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा, फर्स्ट रीज़न नंबर 2, या फिर वो इतनी हार्डकोर क्रिमिनल है। हार्डकोर क्रिमिनल जो होता है ना, वो भी जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो ये 2 में से एक रीज़न जरूर है। जैसे एक सॉन्ग था ना, 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है, कदर नहीं मेरे प्यार की। तो ये समझ लीजिए
कि उसको कहीं ना कहीं 2 में से एक बात ज़रूर है उसके साथ में। और जहाँ तक मैं बता दूँ, ये सारा का सारा जो इतना बड़ा रैकेट है वहाँ पर, एक मामला नहीं है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी थी। अब देखिए, कोई बॉलीवुड के अंदर हमने सुना है वहाँ कोई मर्द तांगे वाले रहते हैं भाई, मैंने सुना है वहाँ कोई दबंग खान भी रहते हैं, हमने ये भी सुना है वहाँ पे कोई सिंघम भी रहते हैं, हमने ये भी सुना है कि कोई बिग बॉस भी हैं वहाँ पे बहुत बड़े। तो अब मैं इन सारे लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मर्द तांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, तो वो ज़रा एक बात बताए कि भाई तुम जो है सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े, कंगना ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, आप क्यों नहीं खड़े? अरे वो कहाँ से खड़े होंगे? पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम था, पनामा पेपर्स पता आपको? मनी लॉन्ड्रिंग की मैं अक्सर बात किया करता हूँ आपके सामने। पनामा पेपर्स जो हैं, पनामा एक बहुत छोटा सा एक कंट्री है जिसकी 40 लाख पॉपुलेशन है। पनामा पेपर्स में वर्ल्ड के जितने जो काला धन छुपाया हुआ था ना अलग अलग टैक्स हेवन्स में, पूरे वर्ल्ड की राजनीति को और पूरे वर्ल्ड के VIP लोगों को पलट के रख दिया था पनामा पेपर्स ने। टैक्स हेवन्स जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर, उनकी रिपोर्ट थी। पता वो कितना बड़ा मामला था? 100 देशों के पत्रकार एक बहुत ही गुप्त तरीके से उन्होंने उसमें रिपोर्टिंग करी थी। इंडिया का इंडियन एक्सप्रेस था उसके अंदर, अकेले इंडिया के 500 नाम पनामा पेपर्स में थे। 500 VIP लोगों के। पनामा पेपर्स का मतलब ये है कि उन लोगों ने शेल कंपनियां बनाकर, शेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनियां बनाकर, बगैर नाम बगैर पते के उन्होंने अपना काला धन पनामा के अंदर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर, लिechtenstein बैंक के अंदर, स्विस बैंक के अंदर, मैं उन टैक्स हेवन्स के नाम बता रहा हूँ, दुबई के अंदर छुपाया था। क्योंकि देखो दुबई में कोई टैक्स नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। दुबई एक ऐसी जगह है, दुबई सिर्फ सिटी नहीं है, स्टेट भी है। जैसे हरियाणा स्टेट है तो स्टेट की राजधानी भी दुबई है। और दुबई के अंदर जो इंडियंस की पॉपुलेशन है 51% है। हर सेकंड प्रॉपर्टी दुबई के अंदर इंडियंस की है। और 12% वहाँ पे पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन है। जो अरब है वहाँ पे वो केवल 11.5% है। और उस दुबई के स्टेट का जो एमिरेट्स है, एमिरेट मतलब वहाँ का जो अमीर शासक है, उसका नाम भी पनामा पेपर था। अल नहयान नाम है उसका, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और दुबई बहुत बड़ा टैक्स हेवन है। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो ये कहते हैं कि भारत का 43% ब्लैक मनी वहाँ के रास्ते गया। फिर से उसी टॉपिक पर आता हूँ। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम उसके अंदर था। और उसके अंदर बड़े बड़े VIP ब्यूरो, उसमें जुडिशरी के लोग थे, उसके अंदर पॉलिटिक्स के लोग थे, उसके अंदर बॉलीवुड के लोग थे, उसके अंदर जो है बिल्डर थे। किसके अंदर? पनामा पेपर्स में, जिसमें ICIJ नाम की जो है एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई थी, जिसमें 70 देशों के पत्रकार और 100 देशों से ज़्यादा के लोग जुड़े हुए थे। और वो जो है उन्होंने अपनी लाइफ पे थ्रेट लेकर के ये सारे रिवील किए थे। आपकी जानकारी के मनी लॉन्ड्रिंग मैंने बताया था ना, आप कभी मेरे से बात करेंगी तो मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के खेल बताऊंगा, किस किस तरह के खेल चलते हैं। हवाला के बारे में बताया करता हूँ आपको अक्सर, हवाला का जो सारा मामला है, क्योंकि हवाला का पैसा समुद्री जहाज़ के रास्ते आता है शरण जी। और पता है ये जो सारे रैकेट चल रहे हैं ना बॉम्बे में, आप क्या समझ रहे हो? ये सारे रैकेट मतलब जो है अभी से ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, 70s 80s में भी करते थे। जो दीवार फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ने रोल किया था ना, वो रोल किया था वो हवाला। और जिस तरीके से वो अमीर बना था 2 नंबर के धंधों से, वो हाजी मस्तान की लाइफ पे उसको वो कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन को दीवार के अंदर। आपको बता रहा हूँ आज मैं, हाजी मस्तान बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। मुंबई में क्राइम सिंडिकेट चलता था। अंडरवर्ल्ड जो मुंबई में चला है उसके जो मुख्य सूत्रधार थे 1940 से स्टार्ट हो गया था। एक करीम लाला पठान था, पश्तून था, उसने चलाया था। उसके बाद हाजी मस्तान तमिलनाडु का था, वो बहुत बड़ा डॉन था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आ गए। दाऊद इब्राहिम दुबई चले गए शिवसेना के डर से, और फिर वहाँ से वो कराची और पाकिस्तान की सरकार UAE की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने लगी। बॉम्बे के अंदर ड्रग्स का काम करने लगे और जो मुंबई की फिल्मों में पैसा लगाने लगे, रियल एस्टेट में पैसा लगाने लगे। और पता है इतना ही नहीं है, जो ये इस तरह से नाचते हैं ना, ये पैसे के दम पे नाचते हैं, इस तरह से खेल चलते हैं सारे के सारे। ये सारा जो व्यापार है, कहते हैं भाई दुबई से कॉल आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती भी जो यूरोप टूर पे 2 बार सुशांत के साथ ये जब गई है ना, तो वापस लौटते वक्त दुबई गई है विदाउट सुशांत के, गौर करना। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया 13 अप्रैल 2015 को यामी गौतम के साथ में एक इवेंट के अंदर दुबई गई थी वो। और ख़ुद संदीप सिंह ने चैनल पे एडमिट किया है कि मैं दुबई अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन मैं घूमने फिरने के लिए जाता हूँ। तो ज़रा बताओ मिलते किससे हो वहाँ जा कर के? इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था संदीप सिंह का इसी कुछ अभी से कुछ 3 महीने पहले, इसलिए जा नहीं सका। और पता अब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद हैं तो ये भाग तो सकते नहीं हैं। और इन लोगों ने क्या है ना, इनको ये लगता है यार यहाँ से निकलें तो कैसे निकलें। और इन लोगों को अब इनको ये पता नहीं था कि ये भारत सरकार की एजेंसियां इनके पीछे लग जाएंगी। ये सुशांत का जो केस आ गया, इनकी सेटिंग मुंबई तक है। मुंबई में तो इन्होंने पुलिस से भी और सब जगह सेटिंग कर रखी सारी की सारी। और आज से नहीं है, इन्होंने पूरा मतलब जो है ना सारा गेम सेटिंग पे चलता है और सेटिंग पे सारे खेल होते हैं। और उसमें कहते हैं भाई डन है सारा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मसला सारा ये जो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनको तो नाम भी नहीं पता था इस नाम की कोई एजेंसी भी होती है। ये तो इसी केस के अंदर पता लगा इस देश के लोगों को कि भाई ये क्या खेल है। और जो CBI है और जो IB है और जो रॉ है, अब मैं बता दूं आपको 1993 के धमाके हुए थे ना मुंबई के अंदर,
उसके बाद में वोरा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। वोरा कमेटी के अंदर जो है उन पॉलिटिक्स के और बॉलीवुड के उन लोगों के नाम हैं जिनके डी कंपनी से और अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध थे। उसकी केवल 20 पेज की रिपोर्ट सामने आई है। अगर मैं भारत सरकार के आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार के होम मिनिस्टर से चाहता हूँ उसकी सारी रिपोर्ट को पब्लिक कर दे, धमाका हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। उसके ऐसे ऐसे नाम है उसके अंदर। अंडरवर्ल्ड से कॉन्टैक्ट थे, वो 1993 के जो बम धमाके थे 12 मार्च 1993 को हुए थे। तो जो अंडरवर्ल्ड था जो ऑपरेट करता था वो 4 नामों पे करता था, ABCD, A फॉर अबू सलेम, B फॉर बबलू श्रीवास्तव, C फॉर छोटा राजन और D फॉर दाऊद इब्राहिम। और ये सारे के सारे 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी अयोध्या में के बाद में, तो ये जो है रिलीजियस आधार पर अलग हो गई। कौन कौन? बबलू श्रीवास्तव, छोटा राजन। छोटा राजन जो था वो अपने आप को एक देशभक्त गैंग कहने लगा। वो बताने लगा कि डी कंपनी जो ISI से मिलकर के काम करती है, जबकि ये पहले मिल के काम करते थे। और छोटा राजन ने जो है उसको कुआलालंपुर से इंडिया लेकर के आई भारत सरकार। उसने भारत सरकार की एजेंसियों की मदद की, नो डाउट। और आपको मैं बता दूं, जब भी कोई एजेंसीज़ की मदद करता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि CBI जो होती है ना वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। CBI और IB तो जो क्या IB और रॉ में एक डिफरेंस है। जो IB है वो तो इंडिया की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन उनको जुटाया करती है, रॉ जो है इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को जुटाया करती है। लेकिन जब वोरा कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें रॉ, IB और CBI तीनों ने मिलकर के सारी रिपोर्ट तैयार करी थी। NN वोरा ने, NN वोरा इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, आपको बता दूं मैं। तो वो जो रिपोर्ट थी उसके अंदर उन सारे लोगों के नाम थे। और बॉलीवुड के अंदर जो ये गंदगी फैली है ना, मैं अक्सर आपसे चर्चा करता हूँ। देखो क्या है ना, एक सॉन्ग है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार CBI के दफ्तर आकर तो देखो, तो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और जितने भी सारे लोग हैं ना, पता है क्या कर रहे हैं, ये मीडिया से ध्यान हटाना चाहते हैं। अब मीडिया के अंदर भी इन्होंने पूरा प्रेशर डाला हुआ है, इनके अपने अपने लोग बैठे हैं यहाँ पे और मीडिया के अंदर घोटाले हैं इस चीज़ के। ये मत समझना कि मीडिया के अंदर ब्लैक मनी नहीं लगा और ये अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, बॉलीवुड के खिलाफ दिखा रहे हैं, ये 2-3 दिन दिखाते हैं उसको, लेकिन उनके फेवर में चलाने लगते हैं उस चीज़ को। और इनकी ये सारी गेम प्लान होता है। और इसमें क्या खेल है, देखो कैसे ना, जैसे वो बिग बॉस चाहते हैं कि भी सारे सदस्य लिविंग एरिया में आए। तो इस समय सारा का सारा जो बॉलीवुड है ना, तो ये समझ लीजिए जो दिल्ली में बिग बॉस बैठे हैं, वो बिग बॉस चाहते हैं कि सारे के सारे बॉलीवुड के स्टार के लाइन लगा करके इंटेरोगेशन हो। तो बिग बॉस ये चाहते हैं।